हेलो फ्रेंड्स। तो पिछला वीडियो में हमने 12th मैथ के एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था। तो जिन्होंने पिछला वीडियो को नहीं देखा है पहले उन्हें देख लें ताकि उन्हें आगे का क्लास अब समझ में आ सके। आज से हम 12th के ही 1.2 मतलब मैथ के 1.2 एक्सरसाइज जो है जिसमें फलन के बारे में पढ़ना है उसको हम समझेंगे, उसके बेसिक को समझेंगे। संबंध हमारा समाप्त हो चुका है। तो फंक्शन में यदि आपने 11th क्लास नहीं पढ़ा है तो इसमें हमें आवश्यकता पड़ेगी 11th की कुछ पार्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले हम उसके कुछ पार्ट्स को समझ लेते हैं जो हमें 12th में आवश्यक है। हमारा पहला इसमें बनता है कि सबसे पहले हम समझते हैं कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन के बारे में यदि क्या है तो एक बेसिक एक फॉर्मूला परिभाषा है कि वैसा नियम जिसकी सहायता से एक अवयव से एक नया अवयव को प्राप्त किया जा सके, उत्पन्न किया जा सके, उसको हम कहते हैं फलन। जैसे कि मान के चलिए कि यदि आप लिखते हैं x² तो ये भी एक प्रकार का फंक्शन ही है। यदि आप लिखते हैं x+5 तो ये भी एक फंक्शन है। यदि आप लिखते हैं log x तो ये भी एक फंक्शन है। जैसे कि ये सब अलजेब्रिक फंक्शन है उसी प्रकार से ये जो है सो लॉगरिथमिक फंक्शन है। आप यदि लिखते हैं sin x तो ये भी एक फंक्शन है, क्योंकि इन सभी में यदि आप x का मान जैसे जैसे डालोगे इसका वैल्यू भी चेंज होता जाएगा। x का इसका मान बदलते रहेगा x, तो इसको भी हम एक प्रकार से फंक्शन ही कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी फंक्शन, ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये आपका दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है। यदि आप e⁻x लेते हैं तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ भी यदि आप x का वैल्यू यदि चेंज करते रहें तो आपका मान इसका बदलते रहता है। जैसे कि यदि यहाँ पे आप x का मान यदि 0 रखते हैं तो e⁻0 हो जाएगा। यदि आप x का मान 1 रखते हैं तो e⁻1 हो जाएगा, मतलब कि e हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको समझते हैं कि पहले हम इसको देख लेते हैं। और तो इसमें हमने समझा कि वैसा नियम जिसकी सहायता से एक अवयव से नया अवयव प्राप्त किया जा सके वह सब फलन कहलाता है। अब हम अपने सिलेबस के अनुसार इस परिभाषा को फिर से हम समझते हैं। देखिए कि जिस नियम के तहत, मतलब मान लीजिए कि वैसा नियम जिसके अनुसार यदि प्रांत के किसी अवयव, प्रांत और परिसर, ये आप रिलेशन में समझ चुके होंगे कि प्रांत किसको कहते हैं। रिलेशन में हमने समझाया था यदि r सच दैट a टेंड्स टू b देता है तो इसका मतलब है कि a टेंड्स टू b यदि लेते हैं तो इसका मतलब है कि संबंध a से b में जाता था। तो आपको याद हो तो हमने a के अंतर्गत कुछ अवयव को लेते थे और b के अंतर्गत। तो होता क्या था कि a में यदि a लेते हैं, मान लीजिए इसको b कर दिया, रिलेशन आपका a से b में जाता था। सपोज दैट यदि इसमें 1 2 3 4 ये हमने समझाया था तीर आलेख विधि में, और इसमें यदि हम मान के चलें a b c d इस प्रकार से, तो रिलेशन में क्या था कि एक का प्रतिबिंब जो है सो एक से अधिक भी हो सकता था। रिलेशन में ये सब हो सकता था। लेकिन यदि हम फंक्शन की बात करें, यदि हम फंक्शन की बात करें, फलन की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि प्रांत में जो भी अवयव दिया जाएगा, इसमें मान लीजिए a से b में हम जाते हैं तो इसमें जो भी अवयव दिया जाएगा, मान लेते हैं 1 2 3 4 ही, और इसमें लेते हैं यदि a b c d, तो फंक्शन में क्या होता है, ये तो आपका संबंध में था ना। फलन में क्या होगा कि इसमें जो भी अवयव लिखा हुआ होगा सबका केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो कि 1, यदि 1 का एक प्रतिबिंब यहाँ पे हो गया है तो 1 का कोई दूसरा प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। यदि मान के लिए कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ 2 का एक प्रतिबिंब है तो a किसी का हो सकता है, लेकिन 2 का अब कोई और नहीं हो सकता है। जैसे 3 का हो गया तो ये हो सकता है, 4 का हो गया ये हो सकता है। इसको समझने के लिए एक और बात से आप समझ सकते हैं कि यदि आप इसको मान लें पुत्र और इसको मान लें पिता, तो भी आपको एक सही जवाब मिल जाएगा। जैसे कि पिता को यदि इसमें मानते हैं तो a का 2 पुत्र हो सकता है, b का एक पुत्र है, c का एक पुत्र है, d का मान लिया कोई पुत्र नहीं है, तो ये एक फंक्शन है। अर्थात यदि हम समझ सकते हैं कि संबंध में क्या समझे थे कि एक ठोका 2 3 4 कुछ भी हो सकता था एक, तो ये संबंध में ये संभव था। लेकिन यदि हम फलन की बात करें तो एक अवयव का प्रांत में जो भी है इसको हम कहते थे प्रांत, इसको कहते थे प्रांत, इसको कहते थे सहप्रांत। तो प्रांत में जो भी अवयव लिखा हुआ है इसमें सब का केवल एक ही प्रतिबिंब उसमें मिलना चाहिए था। ठीक है, तो ये होता था हमारा फलन। चलो देखते हैं हम इस बात से समझते हैं इसमें क्या क्या है।
जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कब फलन होता है और कब फलन नहीं होता है। देखिए, मान लेते हैं कि एक फंक्शन समुच्चय है, एक समुच्चय बी है। फंक्शन मान लीजिए हम लेते हैं, फिर एक विधि से ही समझते हैं इसको पहले, कि मान लिया हमने 1 2 3 और इसमें ले लिया अवयव ए बी सी। ठीक है, यदि हम इसको ले लें इस प्रकार से, तो ये संबंध, ये फलन जो है फलन है। क्यों है? तो अब देखते हैं, हमने कहा था इसको आप पुत्र मानिए और इसको पिता मानिए। तो देखिए, एक पिता का 3 पुत्र हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये फलन है। लेकिन वही यदि रहता 1 2 3 और ए बी सी, ए बी, यदि इस प्रकार से रहता कि सपोज दैट मान लीजिए कि इसी का, ठीक है, तो ये फलन नहीं है। यदि मान लीजिए इसमें एक भी अवयव है तो भी ये फलन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, अगला समझते हैं। नेक्स्ट, यदि मान के चलिए कि इसमें रहता 1 2 3 भी रहता और इसमें मान लीजिए कि ए बी है। ठीक है, सी ये भी मान लेते हैं। इसका यदि इसके साथ प्रतिबिंब है, इसका ये प्रतिबिंब है और ये ए से बी में जा रहा है, एक फंक्शन है, तो ये भी हमने क्या कहा था, ये पुत्र है, ये पिता है। तो यहाँ से भी समझते हैं, तो पुत्र एक गो है, पिता 3 गो है। ये स्थिति संभव नहीं है कि एक मतलब 3 पिता का 1 पुत्र हो, ये संभव नहीं है, इसलिए ये फलन नहीं है। इसमें समझते हैं, ये भी फलन नहीं है, फलन नहीं है। अब क्यों नहीं है? देखिए कि ये ए का 1 पुत्र है, बी का 1 पुत्र है, लेकिन सी जो है पुत्र तो है, लेकिन इसका पिता नहीं है। ये स्थिति ऐसा संभव है ही नहीं कि कोई पुत्र ऐसा हो जिसका पिता न हो। बिना पिता का पुत्र हो ही नहीं सकता है ना? तो ये फंक्शन नहीं है। फिर हम देखते हैं इसी प्रकार से, देखिए, यदि हमने मान लिया कि इसमें लेते हैं 1 2 3 और इसमें लेते हैं ए बी सी डी, फिर से हमने लिया और इसका हम लेते हैं, चलिए, और ये ले लिया, तो ये भी फलन है, फलन है। क्यों है? फिर से देखते हैं। देखिए, ए का 1 पुत्र है, बी का 2 पुत्र है, तो ये दोनों स्थिति संभव है। सी और डी एक ऐसा आदमी है जिसका पुत्र नहीं है, ये संभव है, इसलिए ये फलन है। तो मुझे लगता है कि आपको फलन संबंधी बात समझ में आ गया होगा कि कब फलन होता है और कब नहीं होता है। तो यदि हम इस बातों को सबको यदि एक जगह करें तो आप इससे एक परिभाषा निकाल सकते हैं कि वैसा नियम, इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए हम एक मतलब इसकी परिभाषा बता सकते हैं कि वैसा नियम जिसमें प्रांत के सभी अवयवों का एक और केवल एक प्रतिबिंब सहप्रांत बी में प्राप्त किया जा सके, फलन कहलाता है। फिर से सुनिएगा कि वैसा नियम जिसकी सहायता से प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब सहप्रांत में प्राप्त किया जा सके, फलन कहलाता है। ओके, और समझते हैं फलन के प्रकार, जो हमें 11th में पढ़ने थे, उसके कुछ बातों को समझ लेते हैं। इलेवेंथ में जो हमें पढ़ना था वो था, उसमें हमको 7 गो फलन पढ़ना था। एक था अचर फलन, एक था बहुपदीय फलन, एक था परिमेय फलन, एक था मापांक फलन, चिन्ह फलन, और एक था महत्तम पूर्णांक फलन, समक फलन, तत्समक फलन।
ओके। तो इस प्रकार से हमें 7 फलन पढ़ने थे 11th क्लास में। अचर जिसका मान नहीं बदलता था, वैसा फलन हो जिसका मान नहीं बदलता, जैसे कि 5, 3, 8 इस प्रकार का फलन होता था। बहुपदीय में इसमें पॉलिनोमियल होता था, बहुपद होता था, जैसे कि x हो गया या x स्क्वायर प्लस 5 हो गया या x प्लस 3 हो गया, इस टाइप का फलन होता था। परिमेय में इसमें फलन जो है परिमेय संख्या के रूप में, जैसे कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 इस टाइप का फलन होता था। तत्समक में इसका यदि हम देखें तो इसका मान जो है सो जितना मतलब बिंदु होता था x का मान उतना ही होता था y का मान। जैसे कि इसका ग्राफ यदि निकालते तो इस प्रकार से निकलता था कि मान लीजिए कि ये हम तत्समक लिए करें तो x का मान यदि 0 लेंगे तो y का मान 0, x का मान 1 तो y का मान 1, x का मान 2 तो y का मान 2, इस प्रकार से होता था। मतलब कि x और y दोनों का मान बराबर होता था। इसमें फंक्शन जो होता था f(x) वह x के बराबर होता था। ठीक है। फंक्शन अब यदि फलन के बारे में हम कहें, देखिए किसी भी फलन में यदि मान के चलिए कि एक समुच्चय यहाँ पर है x और एक समुच्चय यहाँ पर हम लेते हैं y, यदि इसका अवयव यदि x है और इसका अवयव y है तो फंक्शन आपका इस प्रकार से x से y में इस प्रकार से हो कि f के अधीन x का प्रतिबिंब y है। तो इसको हम सिद्ध करते थे f(x) बराबर y, और यही सिंबल होता है फलन का भी। किसी भी फंक्शन को हम सूचित करेंगे f(x) या y से। ठीक है, तो वही हमने यहाँ भी सूचित किया है, f(x) बराबर x होता है ये तत्समक फलन में। या इसी को आप कह सकते हैं कि f(x) के जगह पे हम y भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसी बात को हम समझते हैं मापांक फलन। तो ये जो 4 फलन हैं ये इसकी हमको मेनली आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, हमको ये 3 फलन जो आपका आएगा 12th में इसकी आवश्यकता हमें बार बार होगी। आपको इस एक्सरसाइज में भी होगा और 5.1 यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको इसकी आवश्यकता बार बार पड़ती रहेगी। इसलिए इन तीनों फलनों को ध्यान से समझ लें। इसमें देखिएगा तो इसको क्या था, यदि x का मान -1 लेते हैं तो इसका मान भी -1 होगा, y का मान भी -1 होगा। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से निकलता था। ये होता था आपका तत्समक फलन में x और y दोनों का मान बराबर होता था इस प्रकार से। ठीक है। तो हम तीनों फलनों को फिर से हम समझते हैं, थोड़ा सा इस बात को हम समझ लेते हैं, इसके बाद हम चलेंगे 12th के बेसिक की ओर। ठीक है। पहला है, समझते हैं मापांक फलन। मापांक फलन ये होता था मॉडुलस फंक्शन जो होता है ये, इसमें क्या होता है कि मापांक फलन को हम सूचित करेंगे मोड x से। मापांक फलन को सूचित करते हैं मोड x से। मोड का अर्थ होता है कि जैसे कि मोड के अंदर में यदि हम -3 लिखते हैं तो इसका मतलब भी होगा कि +3 ही होगा। अर्थात मोड के अंदर में कोई भी संख्या हो, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बाहर निकलने के बाद वह पॉजिटिव ही होता है। तो ये नियम है मॉडुलस फंक्शन का। तो देख सकते हैं कि -3 रहेगा, उसका ही प्रतिबिंब 3 बनाता है और 3 का भी 3 होता है। ठीक है। मतलब कि इसमें से जो भी निकलेगा वह हमेशा पॉजिटिव होगा। मोड के बाहर जो भी निकालेंगे वह हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मापांक फलन की यदि बात करें तो इसमें होता है कि मोड के अंदर में 2 बातों पर निर्भर करता है, यह पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है इसके अंदर में। तो मोड के अंदर में यदि पॉजिटिव है इसका मतलब है कि जो x होगा, यदि x का मान 0 या 0 से छोटा होता है तो उस स्थिति में इसको हम कहेंगे पॉजिटिव है। और यदि x का मान 0 से छोटा 0 या 0 से बड़ा होगा तो मतलब पॉजिटिव है, और यदि x का मान 0 से छोटा है इसका मतलब निगेटिव होता है। यदि हम इसकी बात करें प्रांत की, इसके प्रांत में आप कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, लेकिन इसका जो परिसर आएगा वह कभी भी निगेटिव नंबर नहीं होगा। वह जब भी होगा वह पॉजिटिव नंबर ही होगा, अर्थात 0 हो सकता है या 0 से बड़ा इन्फिनिटिव तक। ठीक है। यदि इसमें हम बात करें इसके, यदि आप ग्राफ यदि इसका ड्रॉ करते हैं तो अभी हमने कहा था कि मोड से जब भी निकलता है कोई भी चीज़ वह हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो मान लेते हैं कि यदि आप कोई फंक्शन ले लेते हैं f(x) या इसी को आप कह सकते हैं मोड x, मापांक फलन यदि ले लिया जाए और इसमें x का मान रखा जाए, तो यदि आप x का मान मान लीजिए हम कुछ वैल्यू को ले रहे हैं 0, -1, -2, 1, 2,
तो मोड में यदि रखा जाएगा तो भी प्रतिबिंब मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस में, -1 रखेंगे तो 1, 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे मोड में तो 2। अर्थात यदि इसका ग्राफ देखा जाए तो आपको मिलता है x का मान यदि 0 रखा जाए तो वैल्यू 0 होगा। इस पर ले लेते हैं ग्राफ, जब हम बनाते हैं तो होता था 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। इधर में देखें तो -1, -2, -3, -4 इस प्रकार से। ऊपर में 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। नीचे में -1, -2 ऐसे होता था। यदि हम x का मान 0 रखें तो इसका मान 0 ही मिलेगा। x का मान यदि -1 रखा जाए, x का मान यदि -1 रखते हैं तो वैल्यू आपको 1 मिलेगा। x का मान 2 रखा जाए तो -2 रखा जाए तो 2 मिलता है। x का मान यदि 1 रखा जाए तो 1 मिलेगा और 2 रखा जाए तो 2 मिलता है। अब यदि इनको मिलाएंगे तो आपको इस प्रकार से ये रेखाएं प्राप्त होगी। अर्थात हर एक स्थिति में मापांक फलन का मान जो है वह पॉजिटिव ही होता है। फंक्शन का मान मतलब y का मान, y का मान जब भी आपको मिलेगा पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव संभव नहीं है। ठीक है, x का मान आप पॉजिटिव रखो या x का मान निगेटिव रखो, वैल्यू y का मान जो है सो आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है। तो ये होता है मापांक फलन। अगला देखते हैं चिन्ह फलन। इसमें क्या है कि कोई भी फंक्शन जो होगा इसका मान 3 ही बातों पर निर्भर करती है। या तो इसमें फंक्शन का वैल्यू या तो 0 होगा, नहीं तो -1 होगा और 1 होगा। इसके अलावा कोई चौथा आने वाला नहीं है। यदि x का मान 0 के बराबर होता है तो फंक्शन का मान 0 होगा। यदि x का मान 0 से छोटा होता है तो वैल्यू आपका -1 होगा। और यदि x का मान 0 से बड़ा होता है तो वैल्यू आपको 1 मिलेगा। अर्थात यदि इसके हम प्रांत की बात करें तो इसमें प्रांत में आप कोई भी वास्तविक संख्या को रख सकते हैं, मतलब कि कोई भी वास्तविक संख्या 0 से बड़ा, 0 से छोटा कुछ भी आप ले सकते हो। लेकिन यदि इसके हम परिसर की बात करें तो इसका परिसर जो होगा वह जब भी होगा वह या तो -1 होगा, नहीं तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा। इसके अलावा कोई चौथा इसका आंसर आने वाला नहीं है। तो ये है हमारा चिन्ह फलन। अगला समझते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। अगला है महत्तम पूर्णांक फलन। इसके नाम में ही पूर्णांक लगा हुआ है, मतलब कि जो भी आपको आंसर मिलेगा वह कोई ना कोई पूर्णांक ही होगा। इसको हम सिद्ध करेंगे बड़ी ब्रैकेट में x को लिख करके, इसे कहते हैं गुरु कोष्ठक। अर्थात इसमें जो फंक्शन होता है वह होता है गुरु कोष्ठक में x लिख करके, इससे हम सूचित करेंगे। ठीक है, इसका यदि वैल्यू की बात करें तो जो भी होगा जब भी होगा कोई ना कोई पूर्णांक ही होगा, मतलब या तो 0 होगा, -1, -2 इस प्रकार से, या 1, 2, 3 इस प्रकार से बढ़ते हुए। देखिए 0 कब होगा कि यदि x का मान 0 या 0 से अधिक हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगला टर्म 0 से बड़ा जो है 1 इससे कम रहे। देखिए 0 और 1 के बीच में जितनी भी संख्याएं होगी, 2 अंकों के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, तो इनके बीच में जितनी भी संख्याएं होगी सब का प्रतिबिंब 0 होगा। यदि इसकी हम बात करें तो यदि x का मान -1 या -1 से अधिक हो और अगला टर्म 0 से कम हो तो इसके बीच में जितनी संख्याएं होगी सब का वैल्यू -1 होगा। ठीक इसी प्रकार यदि x का मान -2 या -2 से ज़्यादा हो और इसका अगला -1 से कम हो तो इसके बीच की सभी संख्याओं का प्रतिबिंब -2 होगा। अगला यदि x का मान 1 या 1 से अधिक हो और 2 से कम हो तो उसका प्रतिबिंब 1 होगा। ठीक उसी प्रकार यदि x का मान
2 या 2 से अधिक होता है, किंतु यदि 3 से यदि कम हो, अगला पद होगा 3, तो उस स्थिति में इसका वैल्यू 2 होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें इसके बीच की अनंत संख्याएं होती है, तो इसका भी यदि प्रांत यदि लें तो कोई भी संख्या को आप ले सकते हैं, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। किंतु यदि हम इसके परिसर की बात करें तो परिसर जब भी होगा कोई ना कोई पूर्णांक ही होगा, और पूर्णांकों के समुच्चय को हम z या i से सूचित करते हैं। ओके, तो इस एक्सरसाइज के लिए, फलन के लिए हमने आज 11th के कुछ पार्ट्स को समझ लिया है जो हमें 12th में आवश्यकता होगी। कल के क्लास में हम 12th के बेसिक को समझेंगे। 12th में जो हमारा फंक्शन का है, एकाक फलन, आच्छादी फलन, एकाक आच्छादी फलन, इसको समझेंगे और इसके आधार पर चेक करने से जांच करने की विधि को भी समझेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।